नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी तीसरा फेज, कौन जीतेगा रेस। जी हाँ, तीसरे चरण के मतदान के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन जिन 9 सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें से कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी है। वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि राजगढ़ समेत ग्वालियर चंबल की सीटों पर वो इस बार सेंध लगा सकती है, तो बीजेपी गुना, विदिशा और भोपाल समेत कई सीटों पर मजबूत दिख रही है। लिहाजा वो दावा कर रही है कि सभी 9 सीटों पर उसकी जीत तय है। हालांकि सवाल ये है कि कांग्रेस और बीजेपी में से किसको जनता चुनेगी और तीसरे चरण में कौन बाजी मारेगा, और क्या बीजेपी 2019 जैसा प्रदर्शन कर पाएगी। आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कल तीसरे चरण की वोटिंग, जनता किसको देगी ज्यादा रेटिंग। प्रदेश की 9 सीटों के लिए वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होगा। पहले और दूसरे चरण से ज्यादा तीसरा चरण अहम बताया जा रहा है, क्योंकि इस चरण में प्रदेश की कई हाई प्रोफाइल सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें गुना, राजगढ़, भोपाल और विदिशा की सीट शामिल है। हालांकि 9 सीटों में से 4 सीटों पर हवा का रुख बदला हुआ दिख रहा है। इनमें से 3 सीटें भिंड, मुरैना और ग्वालियर हैं, जबकि 1 सीट राजगढ़ शामिल है। बाकी 5 सीटों पर मुद्दों और मोदी के चेहरे की वजह से बीजेपी मजबूत नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस भी दावा कर रही है कि वो इस बार समीकरण बदलने जा रही है। मध्य प्रदेश में कल 9 सीटों पर मतदान होना है। जनता अच्छी तरह समझ चुकी है कौन मुद्दों पर बात कर रहा है, कौन मुद्दों विहीन पार्टियों जो मुद्दों से भटकने का प्रयास करता है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी इस समय बैक फुट पर है और जो भी मतदान होना है 9 सीटों पर निश्चित रूप से कांग्रेस को उसमें बढ़त मिलेगी और ज्यादातर मतदान कांग्रेस के पक्ष में होगा। अब कांग्रेस जो दावा कर रही है उसके पीछे की वजह जान लीजिए। दरअसल ग्वालियर चंबल में आने वाली चारों लोकसभा सीटें ग्वालियर, गुना, भिंड और मुरैना पर पिछली बार बीजेपी का कब्जा था। इस बार इनमें से केवल 1 सीट गुना को छोड़ दिया जाए तो बाकी 3 सीटों पर मुकाबला आसान नजर नहीं आता, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां बीजेपी को बराबर की टक्कर दी थी। हालांकि बसपा ने इन सीटों पर प्रत्याशी उतारकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रखी है और राजगढ़ में भी मुकाबला एक तरफा होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ मोदी का चेहरा ही जनता के सामने है। लिहाजा बीजेपी फिर 9 सीटों पर जीतने का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी मिशन 29 के साथ चल रही है। जनता ने ठान लिया है कि 29 के 29 कमल के फूलों की माला जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहनानी है। मध्य प्रदेश तैयार है, 29 की 29 लोकसभा तैयार है, वहां की जनता तैयार है और परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अगर गुना सीट की बात करें तो यहाँ भले ही कांग्रेस ने यादव वोटर्स को साधने की कोशिश की हो, लेकिन यहाँ पिछली बार की तरह मोदी फैक्टर काम कर सकता है। लिहाजा यहाँ सिंधिया और बीजेपी का कॉम्बिनेशन कांग्रेस पर भारी है। वहीं विदिशा में तो चर्चा हार जीत के बजाय जीत के मार्जिन पर हो रही है, तो भोपाल में भी माहौल बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा किसके दावे में कितना दम है और इस बार इन 9 सीटों पर समीकरण बदलेंगे या फिर नतीजे 2019 जैसे ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसी और प्रभु पटेरिया। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुक्ला जी, सबसे पहले आप ही के पास कि पहले 2 चरण में हमने देखा कि मुद्दे अलग अलग थे और तीसरा चरण आते आते राहुल गांधी भी अब संविधान की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने भिंड मुरैना में भी कही थी कि पार्टी संविधान बदल देगी, और आज भी उन्होंने जो 2 सभाएँ की है मध्य प्रदेश में उसमें भी इस बात को दोहराया है। औरंगजेब का जिक्र योगी ने किया गुना में, और हाई प्रोफाइल सीटों में 2 सीटों की सबसे ज़्यादा चर्चा, एक राजगढ़ है और दूसरी गुना है। तो तीसरा चरण का जो रण है और कम वोटिंग भी एक बड़ी चिंता का विषय दोनों दलों के लिए, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो
प्रमुख पार्टियां हैं जो मध्य प्रदेश में आमने सामने हैं, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी है, तो दोनों अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि हाई प्रोफाइल सीटों में जो एक सीट आपकी गुना की है, तो गुना में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई बड़ी राजनीतिक चुनौती नहीं है। खासतौर पर सिंधिया के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है। वो एक बड़ा चेहरा है, वहां से लगातार जीतते भी रहे हैं। केवल एक ये आप कह सकते हैं कि 2019 के इलेक्शन में वहाँ गुना में केपी यादव जो थे वो बीजेपी की टिकट पर जीते थे और सिंधिया को हार का सामना करना। अभी भी वहां पर एक राजनीतिक एक जातीय समीकरण का कार्ड खेलने की कोशिश जो है कांग्रेस ने की है, लेकिन मुझे लगता है कि सिंधिया अभी भी वहां पर जो है वो काफी मजबूत हैं और उनको उस तरह की राजनीतिक चुनौती नहीं जिसकी वहां पे आवश्यकता है। दूसरी सीट जिसका आपने जिक्र किया जहाँ पे दिग्विजय सिंह लड़ रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह को जरूर थोड़ा सा वहां पर मुझे लगता है कि वो एक अच्छी फाइट दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सामने कुछ चुनौती बनकर खड़े हुए हैं। वो कई जगह जो है बहुत सेंटिमेंट तरीके से जो लोगों को भावनात्मक अपील कर रहे हैं कि उनका आखिरी इलेक्शन है। बाकी जो मुद्दों की बात है, जो ध्रुवीकरण की बात है, कहीं जातियों को साधने की कोशिश हो रही है, कहीं संप्रदाय को साधने की कोशिश हो रही है और भय दिखाकर ही दोनों पार्टियां जो है जनता से वोट मांग रही हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है अगर ये आएंगे तो आपका मंगलसूत्र खतरे में पड़ जाएगा और कांग्रेस ये कह रही है कि अगर इनको आपने समर्थन दिया तो देश का संविधान खतरे। तो भय दिखाकर जो है दोनों पार्टियां वोट मांगने की जो कोशिश कर रहे हैं, उससे ये लगता है कि ये इलेक्शन जो है असल मुद्दों से भटक कर कहीं और जा खड़ा हुआ है। देखना ये है कि जनता इन मुद्दों पे कितना वोट करने निकलती है। और जो आपने एक बात कही कि वोट का प्रतिशत जो कि कम देखने को मिला था, तो जो पढ़ा लिखा तबका है, जो शिक्षित समाज है, उसके सामने कोई ऐसा कारण नहीं है कि वोट देने घर से निकले और लाभार्थी वोट देने निकल रहे हैं। अगर लाभार्थी वोट देने निकल रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है जी। और कांग्रेस भी तो प्रभु जी डर भी बिक रहा है और लाभार्थी भी एक बड़ा फैक्टर है, हम देख रहे हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि जो जिन दो सीटों की हम खास तौर से चर्चा कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने एक भावनात्मक अपील की, तो ब्रजेश जी वही सवाल आपसे कि डर बिक रहा है इस चुनाव में, हालांकि हमेशा होता है, लेकिन सकारात्मक मुद्दों की बात से शुरुआत हुई थी चुनाव की कि एक तरफ बीजेपी अपनी बात कर रही है कि क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, और दूसरी तरफ कांग्रेस एक नेगेटिव अप्रोच के साथ आई कि संविधान खतरे में आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जो डर दिखाने का प्रयास किया गया है वो भी इस चुनाव में आपको हावी होता दिख रहा है या कुछ और कारण भी देख रहे हैं? देखिए मनोज जी, दोनों तरह की बातें हो रही है। यदि कांग्रेस बात कर रही है डर दिखाने की कि संविधान बदल देंगे, तो वो एक वोट बैंक पर निशाना साध रही है। वो दलितों को, आदिवासियों को, आपकी जल जंगल जमीन खतरे में पड़ जाएगी, आपका आरक्षण खतरे में पड़ जाएगा। दूसरी तरफ वो 5 न्याय और 25 गारंटी की भी बात कर रही है। चर्चा दोनों पर कर रही है, लेकिन हम देखते हैं चरणबद्ध तरीके से अलग अलग मुद्दों पर भी बात होती है कि यदि मुद्दों के आधार पर वोट उतने प्रभावित नहीं हो पा रहे हैं शायद, या कांग्रेस पर उतना भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। डर एक ऐसी चीज है कि डर की वजह से बहुत कुछ वोटर्स बदल जाते हैं। तो इसको बदलने की हमने देखा पहले भी डर का खौफ रहा है। चाहे आप देखिए पिछले चुनाव में हम बात करें तो सुरक्षा एक गारंटी थी, डर था पाकिस्तान की जिस तरह से कि भाई हमला किया है और जिस तरह से राष्ट्रवाद की भावना जागृत की, तो वो भी कहीं ना कहीं डर से ही जागृत हुई थी। तो उसका फायदा बीजेपी को मिला। होता है तो वोट को साधने की कोशिश की जाती है कि यदि आपका मंगलसूत्र चला जाएगा, यदि आपने इनको जिता दिया, आपकी संपत्ति, पैतृक संपत्ति की भी हिस्सेदारी हो जाएगी यदि आपने बीजेपी को जिता दिया। तो इस तरह से आप एक तरह से डर दिखा रहा हो और आप दिखा रहा हो कि कांग्रेस इस तरह से आपसे छीन लेगी, ये बीजेपी डर दिखा रही है। अब कांग्रेस भी डर दिखा रही है कि संविधान खतरे में पड़ जाएगा। हालांकि ये डर से मुझे नहीं लगता कि अब मतदाता प्रभावित हो रहा है। मतदाता समझदार है, वो जानता है कि ना संविधान में बदलाव हो सकता है, ना आदि संपत्ति आपकी कोई छीन सकता है। मुद्दे बनाने की कोशिश की जा रही, कई बार ये मुद्दे प्रभावी भी हो जाते हैं, बाकी के तमाम मुद्दों पर भारी पड़ जाते हैं। हमने देखा पिछले कई चुनावों में भी इस तरह के बयानों को आधार बनाकर एक तरह से माहौल बनाने की कोशिश की जाती। तो मुझे लगता है जो बयान दे रहे हैं नेता, एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुद्दे भी हैं, जो प्रभु जी कह रहे थे, मुद्दे भी अपनी जगह पर हैं, लेकिन क्या उन मुद्दों पर पहली बार हम देख रहे हैं कि बातचीत हो रही है, घोषणा पत्र पर चर्चा हो रही है, न्याय पत्र पर चर्चा हो रही है। इससे पहले चुनावों में इस तरह से घोषणा पत्रों पर चर्चा नहीं होती थी। सवाल नहीं पूछे जाते थे कि आपने जो घोषणा पत्र में पहले वादे किए थे वो आपने पूरे नहीं किए,
कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बात शुरुआत की बीजेपी ने कि इनके घोषणा पत्र में किस तरह से खामियां गिनाई उन्होंने कि आधी संपत्ति आपके अल्पसंख्यकों को दे देंगे, वो तमाम चीजें। तो इसकी वजह से एक तरह से घोषणा पत्र और न्याय पत्र चर्चा में आ गया, गारंटी चर्चा में आ गई। तो दोनों तरह की बात हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि जब बार बार आप भय दिखा रहे हो तो इसका कुछ असर होगा नहीं। असल मुद्दों पर ही बात होनी चाहिए, और मुद्दों पर बात होगी इस बार पहली बार चुनाव में, तो मुझे लगता है कि ज्यादा प्रभावी होगा। क्योंकि पिछले 2 चुनाव हम देख चुके हैं। पहला चुनाव हमने धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर देखा, इससे पिछला चुनाव हमने देखा कि राष्ट्रवाद पर चला गया। इस बार मुद्दों पर भी बात हो रही है, लेकिन मुझे लगता है जब पहले 2 चरण के मतदान हो चुके तो राजनीतिक दलों को समझ में आया कि मुद्दों से ही सिर्फ प्रभावित नहीं कर सकते हम मतदाताओं को, तो वो डराने भी लगे हैं, वही ध्रुवीकरण की रणनीति अपनाने लगे हैं, वही अपने अपने वोट बैंक को साधने का जतन करने लगे। तो ये क्या इसके पीछे उनकी कोई मजबूरी भी है? क्योंकि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की बात करें, उसकी तरफ से ऐसा कोई रिएक्शन आया नहीं। तो मैं आऊँगा ब्रजेश जी आपके पास दोबारा। तो प्रभु जी, आप भी कुछ कह रहे थे कि जो मुद्दों की हम बात कर रहे हैं, या जो आपने पहले उसका जिक्र किया था शुरुआत में। देखिए मनोज जी, मेरा ऐसा मानना है कि 15 साल बाद चुनाव जमीनी धरातल पर उतर कर आए हैं, मुद्दों पर बात हो रही है। राजनीतिक दलों के पास लोगों को भटकाने भरमाने का कोई ऐसा प्रभावी मुद्दा नहीं है, इसलिए भ्रम की राजनीति की जा रही है। दोनों दल लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो मंगलसूत्र की बात हो, चाहे संविधान बदलने की बात हो। कहीं कहीं से जो है मतलब भानुमति का कुंभा जोड़ने वाली वो स्थिति है कि किसी भी छोटे से कहीं एक सांसद दिल का ताड़ बनाने का प्रयास हो रहा है, किसी नेता ने भी कुछ कर दिया तो मुद्दा बनाने की उसकी कोशिश हो रही है। दरअसल हुआ ये है कि जब 2014 के चुनाव हुए थे तो एक पूरे देश में एक माहौल बना था भ्रष्टाचार को लेकर यूपीए सरकार की, और उसमें मोदी जी ने एक नारा दिया था अच्छे दिन आएंगे। तो एक जो बदलाव की बयार आई थी, वो बदलाव की बयार पे 2014 के चुनाव हुए। 2019 के चुनाव को ये कहें कि पुलवामा के बाद जो सुनामी आई थी राष्ट्रवाद की, तो उस लहर पर सवार होकर वो चुनाव हुए थे, जिस पर बड़े बड़े नेता जीत, छोटे छोटे लोग बड़ी बड़ी रीड से जीत गए, और बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता, चाहे राहुल गांधी हो अमेठी से, बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए। क्योंकि एक अलग ही उभार था लोगों का, उनको एक दिशा में वो जा रहे थे, उनको पूरा देश दिख रहा था, उनको व्यक्ति नहीं दिख रहा, उसमें मोदी दिख रहा था। इस बार के मोदी हैं चुनाव में, इस बार राहुल गांधी भी हैं चुनाव में, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं है जो पहले मोदी का हुआ करता था। इसलिए उनको आप देखिए कि चुनाव के तीनों, जब हम तीसरे चरण के चुनाव में हैं, बार बार प्रधानमंत्री को भी मुद्दे बदलने पड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये स्थिति पहले दोनों चुनाव में नहीं थी। बार बार प्रधानमंत्री को नई बातें करनी पड़ रही हैं। तिल का ताड़ जो आपने शब्द भी प्रयोग किया, चाहे वो प्रधानमंत्री हो वो भी तिल का ताड़ बना रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो वो भी तिल का ताड़ बना रहे हैं। अब देखिए, उन्होंने कहा कि इनके एक सांसद ने कह दिया कि संविधान बदलेंगे, तो राहुल गांधी ने कहा कि इनकी 400 सीटें इसलिए चाहिए कि संविधान बदल देंगी। प्रधानमंत्री ने कहा इनको सरकार इसलिए चाहिए कांग्रेस को क्योंकि वो जो है मुस्लिमों का आरक्षण ओबीसी का कम करके मुस्लिमों को आरक्षण दे देंगे। दोनों ही दल जो है डर की सियासत कर रहे हैं। संविधान बदलने की बात को राहुल गांधी ने भी क्लियर किया अपने भाषण में कई जगह पर कि संविधान मोदी चाहे तो भी नहीं बदल सकते, कोई नहीं बदल सकता। बिल्कुल, मोदी ने भी यही बात कही कि मैं क्या, मतलब मोदी ने कहा कि मोदी क्या अम्बेडकर खुद आ जाए तो वो भी संविधान नहीं बदल सकते। सबको पता है इस देश में जब इंदिरा गांधी संविधान नहीं बदल पाई पूरा, तो इस देश में कौन संविधान बदल सकता है। जब इमरजेंसी में जब सरकारी नाम की चीज नहीं थी तब संविधान नहीं बदला जा सका। तानाशाही राज एक तरीके से उस तरीके की स्थिति थी भारत में, तब कोई संविधान नहीं बदल पाई वो, तो अब देश में किसकी हिम्मत है जो संविधान बदल पाएगा। चलिए प्रभु जी, मैं आऊँगा आपके पास। तो शुक्ला जी, संविधान बदलने की बात है, उसको तो अगर हम परे रख भी दें, लेकिन जिन गारंटियाँ योजनाओं की बात भी हो रही है, तो आपको नहीं लग रहा है कि सकारात्मक, हमने देखा कि पहले अच्छे दिन की बात की थी मोदी ने, 19 में सबका साथ सबका विश्वास, और अब 24 में नए मंत्र के साथ। लेकिन कांग्रेस गारंटी की बात कर रही है लेकिन जिक्र कम कर रही है, संविधान है, जाति की बात है, उसको ज़्यादा आगे। तो एक जो सकारात्मक एक चुनाव प्रचार हम देखते हैं देश में हमेशा से, उसी पर वोट पड़ता है। कई बार उसमें धोखा भी होता है। हमने देखा कि जब शाइनिंग इंडिया की बात हुई थी तो अटल जी जैसे नेता भी उसमें गच्चा खा गए थे, लेकिन गरीबी हटाओ से लेके अभी तक का जो 3 दशक के हमने चुनाव देखे हैं, तो एक पॉजिटिव कैंपेन के साथ लोग जाते हैं। कांग्रेस शायद इसमें पीछे छूट गई। नहीं, जो अभी आपने जिस तरह से आपने पूरा संदर्भ समझाया है, उसमें मैं एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो शाइनिंग इंडिया की बात थी, उस समय जो उनके खिलाफ एक नाराजगी थी, वो नाराजगी मुख्यतः जो कारगिल युद्ध था और जो था कि हम ईंट के जवाब पत्थर से देंगे, और 11 महीने तक भारतीय सेनाएं जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमा पर रही, लेकिन आपने पाकिस्तान की तरफ जो है कहीं कोई आक्रामक रूप अख्तियार नहीं किया था, उसको लेकर बड़ी नाराजगी थी लोगों में।
और लोगों को लग रहा था कि एक ऐसी सरकार है कि जो दुश्मन को भी जो है मुंह तोड़ जवाब देने से हिचक रही है। तो एक वजह तो वो थी। लेकिन 2014 के इलेक्शन को अगर आप देखते हैं तो 2014 के इलेक्शन में कांग्रेस के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसका बड़ा फायदा जो है, और लोग परेशान थे उस समय। मोंटेक से गलवालिया ने जिस तरह से गरीबी रेखा का एक विश्लेषण करते हुए कहा था कि 28 रुपए कमाने वाला व्यक्ति जो है वो गरीब नहीं है, तो इस तरह की कुछ बातें थी। उसमें अन्ना का आंदोलन भी था, करप्शन के बहुत सारे चार्जेस थे। तो एक बड़ी नाराजगी का सामना जो है यूपीए सरकार कर रही थी, जिसका बड़ा फायदा मोदी जी के स्लोगन को मिला था कि अच्छे दिन आएंगे। फिर 2019 का जो इलेक्शन था, जिसका आपने बताया भी उस समय जिस तरह से पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और एक राष्ट्रवाद जो जिस तरह से जागा था पूरे देश में, चुनाव से ठीक पहले की ये कार्रवाई थी, उसको लेकर जो एक उन्माद था, मैं चाहता हूँ उसका बड़ा फायदा जो है बीजेपी को मिला था। लेकिन अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं, इस इलेक्शन में आप देखिए जो असल मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उनकी चर्चा नहीं हो रही है। महंगाई की कोई बात नहीं हो रही है, करप्शन की बात होती है, लेकिन ये राजनीतिक करप्शन जो है केवल उसकी बात हो रही है जो रोजमर्रा के जीवन में जिस करप्शन का सामना एक आम आदमी को करना पड़ता है, उसको लेकर कोई चर्चा ना तो मोहन यादव कर रहे हैं न पीएम कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश का संदर्भ में ये नहीं, लेकिन वो तो दूसरे संदर्भ में कर रहे हैं ना। जैसे आप हम छत्तीसगढ़ की बात करें, वो आप कीजिए झारखंड की, तो मंत्री के पीए के नौकर के यहाँ से जो 30 करोड़ के आसपास नकदी है, तो प्रधानमंत्री तो उसको कोट कर ही रहे हैं। उन्होंने आज दक्षिण भारत में भी कहा है कि देखिए आपके धन पे डाका डाला जा रहा है, गड्डियां निकल रही हैं, क्या मैं ऐसे भ्रष्टों को छोड़ दूं? तो जो एक नेरेटिव विपक्ष ने सेट करने का प्रयास किया था कि ईडी सीबीआई का डर दिखा के ये कर रहे हैं, लेकिन जब पब्लिक देख रही है कि नोटों की गड्डियां निकल रही हैं तो उसका माइंडसेट तो चेंज होगा ना। नहीं, निश्चित तौर पे चेंज होगा। और यही मान के जो देश की जो जनता है वो मोदी की दीवानी क्यों है, केवल इसी वजह से दीवानी है कि विपक्ष के यहाँ तो तमाम तरह के करप्शन के जो मामले हैं वो भी चल रहे हैं, उनके यहाँ से नोट भी बरामद हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के भी जो ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ इस तरह की रकम हो सकती है, अगर उनके यहाँ भी कार्रवाई हो तो मोदी जी की लोकप्रियता और भी बढ़ जाएगी। बहरहाल मैं असल बात पे आता हूँ कि असल मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं, इसमें बेरोजगारी भी एक मुद्दा है, महंगाई भी एक मुद्दा है, इसकी चर्चा नहीं हो रही है। इसका क्या समाधान होगा, इसको लेकर ना तो मोदी जी कुछ कह रहे हैं, ना राहुल गांधी ये बता पा रहे हैं कि किस तरह से महंगाई कम करेंगे, किस तरह से रोजगार की जो समस्या है उसको दूर करेंगे, किस तरह से गुड गवर्नेंस लाएंगे। बेहतर होता है कि देश की दोनों पार्टियों के जो प्रमुख नेता थे वो जनता के मुद्दों को जनता के बीच में ले जाकर बताते कि अगर साहब हमें मौका मिलेगा तो हम इस समस्या का समाधान इस तरह से करेंगे, जैसा हम लोग देखते हैं कि अमेरिका में होता है या अन्य देशों में होता है कि। लेकिन शुक्ला जी, ये मुद्दे जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये मुद्दे तो शुरू से रहे हैं, हर चुनाव में रहे हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, और ये तमाम मुद्दे रहे हैं। तो क्या इन मुद्दों के भरोसे ही जीत सकते हैं क्या? और उसको उतना प्रभावी राहुल गांधी या कांग्रेस उठा नहीं रही, जो मैंने जिक्र किया कि केवल आप संविधान और जाति पकड़कर बैठ गए हैं। देखिए 2003 में जो भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में जो कामयाबी मिली थी उसमें यही तो मुद्दे थे, बिजली पानी सड़क के मुद्दे। आप जनता के मुद्दों को लेकर जब जनता के बीच में जाते हैं तो जनता उसको बेहतर तरीके से समझती है और आपके साथ में आकर खड़ी होती है। 2014 में भी मैंने आपसे बताया कि जनता के बहुत सारे मुद्दों को लेकर मोदी जी आते थे, इंटरव्यू आते थे, उनके साक्षात्कार आते थे, जिसमें वो कहते थे कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो किस तरह से समस्याओं का समाधान करेंगे। उसी का बड़ा फायदा 2014 में मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को मिला। और मुझे लगता है कि एक बार फिर से अगर देश की राजनीति में ये परंपरा शुरू हो जाए कि जनता के मुद्दों की बहस जनता के बीच में जाकर हो और साथ में समाधान भी बताएं ये पार्टियों के बड़े प्रमुख नेता। अभी क्या हो रहा है साहब कि अभी भय दिखाकर जो है वोट मांगने की कोशिश हो रही है। इनको आएंगे तो करप्शन बढ़ जाएगा, मंगलसूत्र खतरे में पड़ जाएगा, आपकी जो संपत्ति है वो खतरे में पड़ जाएगी। वो और कांग्रेस ही कह रहे हैं या कांग्रेस, लेकिन वो लगातार कांग्रेस उसको दोहरा भी रही। राहुल गांधी बार बार फिर ये जिक्र कर रहे हैं संपत्ति का। लेकिन जो शुक्ला जी ने कहा, ब्रजेश जी 2003 की बात की और 2014 की, तो एक बड़े फैक्ट जो होता है वो लीडर होता है कि वो उसको आप कैसे हवा बनाता है। ये मुद्दे मध्य प्रदेश में 98 में भी थे, शुक्ला जी को भी याद है, आपको भी। लेकिन जो बीजेपी की मौजूदा लीडरशिप थी वो उसको कैश नहीं करा पाई थी। लेकिन उमा भारती जब आई, वो पूरा प्रदेश का उन्होंने दौरा किया और एक तरह से उस मुद्दे को हवा ऐसी दी कि उनकी आंधी में कांग्रेस ऐसी उड़ी कि अब 20 साल होने को आए, 15 महीने का दौर छोड़ दो तो उस समय बीजेपी को अपने इतिहास की सर्वाधिक सीटें मिली थी, 173 सीटें जीती थी बीजेपी ने। 2014 में आप देख लीजिए कि जो कांग्रेस के पास ये स्थिति हो गई थी कि उनको नेता प्रतिपक्ष बनने लायक सीटें भी पार्टी को नहीं मिल पाई थी। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की बात कर ले, कई राज्य ऐसे थे, 19 राज्य संभवतः ऐसे थे जहाँ कांग्रेस का एक खाता तक नहीं खुला था। तो अगर आपके पास लीडरशिप की भी तो एक है, उस क्वालिटी का लीडर हो जिसकी बात पे पब्लिक भरोसा कर सके और जो इन मुद्दों को हवा दे सके। देखिए मनोज जी, दोनों ही चीज़ें हैं उसमें। एक तो आप जब समस्या ज़्यादा विकट सामने आ जाती है तो एक
जन आक्रोश शुरू हो जाता है, और जन आक्रोश को उसका नेतृत्व लीडर अच्छा होता है तो वो उसको भुना लेता है, अपने पक्ष में ले लेता है। चाहे हम यूपीए सरकार की बात कर लें, चाहे दिग्विजय सिंह शासन की बात कर लें, यदि भ्रष्टाचार पर एक माहौल बना अन्ना हजारे के आंदोलन से, तो जो विपक्ष था, मतलब जो बीजेपी थी उस समय, उनका लीडर सामने आया और उस गुस्से को भड़काने का काम किया और अपने फेवर में माहौल बनाने का काम किया, जिसका फायदा उनको मिला। मध्य प्रदेश में भी आप देखिए सड़कों की जिस तरह से स्थिति थी, बिजली की जिस तरह से स्थिति थी, उस मुद्दे को हवा दी और उमा भारती के रूप में एक लीडर को भेजा गया और एक उम्मीद जागी पब्लिक में कि हाँ, ये सरकार बदल देनी चाहिए, ये बदलेगी तो कुछ अच्छा होगा। और जब अच्छा होता है तो भरोसा जागृत होता है। चाहे हम 2014 की बात कर लें, चाहे फिर 2003 के बाद की बात कर लें, मध्य प्रदेश में सड़कें बनती देखी हैं, बिजली की समस्या से लोगों ने निदान होते हुए देखा। नहीं तो शहर में हम राजधानी में बैठते थे, घंटों घंटों बिजली गायब रहती थी, भले ही वो फीडर सिस्टम हो या पिछली सरकार के कामों की वजह से वो सुविधा हुई, लेकिन जनता के मन में आया ना कि ये सरकार आई है, इसने बेहतर काम किया है, तो विकास दिखता है मनोज जी, उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, और विकास दिख रहा है। यदि बात करें सड़कों की, राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें, तो आज की तारीख में आप देख लीजिए देश में यदि आपको विकास दिख रहा है, चाहे मेट्रो ट्रेन के रूप में, चाहे वंदे भारत की ट्रेन के रूप में, चाहे स्टेशन के रूप में, तो आपको वो तमाम चीजें दिख रही है ना जो 2003 के बाद मध्य प्रदेश में दिखना शुरू हुई थी। सबसे पहली सड़क बनाई थी भोपाल से, आपने देखी सागर की, और उस पर उमा भारती ने बकायदा मीडिया के साथ चलकर दिखाया था, देखिए हमने जो वादा किया था, टाइम लिमिट दी थी, तो टाइम लिमिट में जो डिलीवरी कर रही है सरकार, तो निश्चित तौर पर भरोसा उसका। तो बीजेपी आप देखिए मुद्दों के साथ साथ वो विकास की बात भी कर रही है, अन्य चीजों की भी बात कर रही है, सिर्फ विकास के भरोसे नहीं है। तो विकास के साथ साथ उसका धार्मिक ध्रुवीकरण भी चल रहा है, उनका राम मंदिर भी चल रहा है, उनके एजेंडे भी चल रहे हैं, तो इसका फायदा उनको मिल रहा है। मध्य प्रदेश में भी हम देखिए, आप विकास के साथ साथ अन्य मुद्दों पर बात की जाती, तो जब मुद्दों पर बात कांग्रेस करेगी विपक्ष के तौर पर, तो उसके पुराने दिन याद दिलाए जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ जाती है। तो मुझे लगता है इसी वजह से कांग्रेस मुद्दों के इतर मुद्दों पर भी बात कर रही है, लेकिन कम बात कर रही है, क्योंकि उससे ही सवाल पूछे जाएंगे कि आपने 60 साल में क्या किया। मध्य प्रदेश में सवाल होंगे तो उनसे पूछा जाएगा 2003 के पहले के क्या हालात थे, तो वो कहीं ना कहीं फंस जाती है, बैकफुट पर चली जाती है। इस वजह से वो मुद्दों के साथ साथ डराने की राजनीति कर रही है कि जो उसका वोट बैंक खिसक गया है वो वापस डर से ही कम उसके पाले में आ जाए। अब ये कितनी सफल होती है ये तो अलग बात है, क्योंकि बीजेपी भी डराने का काम कर रही, लेकिन उसके साथ साथ दो चीजें, वो विकास की भी बात कर रही है कि देखिए हमने क्या किया और कहां ले जाने वाले हैं। 1947 तक का वो रोड मैप तैयार करके बात कर रहे हैं, और इसके साथ साथ वो अन्य मुद्दों पर भी बात कर रहे हैं। तो भरोसे की बात है। अब मतदाता बीजेपी पर भरोसा करते हैं या कांग्रेस पर? बिल्कुल बड़ा सवाल ही, और एक बार फिर से हम अनादि टीवी की ओर से अपील करते हैं कि मतदान जरूर करें। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। तो निश्चित तौर पर तमाम सारे मुद्दे हैं, तमाम सारी रणनीतियां हैं, तीसरे फेज का चुनाव है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन सा मुद्दा कारगर साबित होगा जिससे प्रभावित होकर वोटर घर से निकलेगा, और क्या ये बिना मुद्दों का चुनाव है जिसके कारण ये स्थितियाँ बनी हैं कि वोटर को लेकर दोनों ही दल माथापच्ची करने में जुटे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि क्या मुद्दे जो अब उठाए गए हैं मध्य प्रदेश में वो प्रभावी रहे हैं, या व्यक्तिगत पार्टी का जनाधार काम करेगा, या उम्मीदवार भी कोई प्रभाव छोड़ पाएगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।